आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मतलब चैप्टर क्या आज जब हम ऑर्डर पढ़ेंगे या रूल पढ़ेंगे तो हमें पता है सेक्शन 36 से लेकर 74 तक बात करता है एग्जीक्यूशन की। और ऑर्डर 21 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। आप सभी ने सब चीजें देख ली। लाइक ऑर्डर 20 में हमने क्या पढ़ा? ऑर्डर 20 में हमने पढ़ा कि जजमेंट पास हो गया, लेकिन जजमेंट पास होना और डिक्री पास होने में बहुत अंतर है। ठीक है, जजमेंट पास होने में एक सेकंड, जजमेंट पास होने में और डिग्री पास होने में क्या है, बहुत अंतर है। कि भाई आपने कोर्ट बोलता है कि मोहन सोहन को 10,000 रुपए देगा, ये तो डिसाइड हो गया, चलो कि मोहन सोहन को 10,000 रुपए देगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि कब देगा, कैसे देगा ये। ठीक है, तो इसे कहा जाता है एग्जीक्यूशन। इसे क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूशन कहा जाता है। ठीक है, सिंपलेस्ट चैप्टर है। ठीक है, लोगों के मन में डाउट रहता है कि कैसा चैप्टर है। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। यहाँ पे बस आपको एक ट्रिक पता हो जानी चाहिए कि कैसे एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री होती है, तो इंसान आराम से इस ऑर्डर को याद कर सकता है। सबसे पहले 36 से लेकर 74। ठीक है, क्या बोलता है? सबसे पहला सेक्शन आपको ये बोलेगा 36 कि बात आप कर तो रहे हो वैसे डिग्री की। किसकी बात कर रहे हो? आप डिग्री की बात कर रहे हो। लेकिन जहां जहां कभी कभी ऑर्डर भी तो देता है कोर्ट, तो जहां जहां ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होगा ना, तो वहां भी ये सेक्शन अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, मैं समझती हूँ। ये समझ में आया मैंने क्या कहा? कि लिखा तो आपने इस चैप्टर का नाम, सेक्शंस का नाम तो दिखेगा आपको, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। लेकिन कभी कभी कोर्ट ऑर्डर भी तो पास करता है। इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के संबंध में भी यही प्रोविजन अप्लाई है। तो आ जाइए क्या लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 36। भाई एग्जीक्यूशन क्या होता है? सिमिलर वही लिखा है कि एक प्रोसेस है एग्जीक्यूशन, जिसके द्वारा कोर्ट डिग्री और ऑर्डर को एनफोर्समेंट में लाता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। क्या मतलब है एग्जीक्यूशन का? इम्प्लीमेंटेशन, कि जो जजमेंट पास हुआ है उसको इफेक्ट में लेकर आए। सेक्शन नंबर 36, भाई याद बस लिख लो आप सेक्शन नंबर 36 के पहले कि एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर कैसे होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू सेम एज एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। पूरा पूरा भी अपन को बेयर एक्ट्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लिखा हुआ है कि प्रोवाइड दैट द प्रोविजन रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री कैन ऑल्सो बी एप्लीकेबल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। बस आपको यहीं तक याद रखना। ठीक है, और इन्होंने फिर ये बोल दिया कि जो भी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री से रिलेटेड प्रोविजन है वो सब पे मतलब सिमिलर से अप्लाई होंगे। तो आप सेक्शन 36 एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री इज इक्वल टू एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ये जनरल प्रोविजन आया। क्या प्रोविजन आया? ये जनरल प्रोविजन आई कि जो भी एप्लीकेट, जहां भी ऑर्डर ऑर्डर की बात होगी, तो वहां वहां पे जहां भी आप डिग्री का प्रोविजन पढ़ोगे, वैसे वैसे ऑर्डर के प्रोविजन, ऑर्डर भी क्या हो जाएंगे? एनफोर्समेंट में आ सकते। सेक्शन नंबर 37 एग्जाम का क्वेश्चन है। सारे 36 से लेकर 74 में बहुत ही कम सेक्शन है जो मेंस एग्जाम में नहीं आते, सब एग्जाम में आते हैं। तो इन्होंने कहा कि डिग्री कोर्ट, डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास द डिग्री का मतलब क्या है? समझ रहे हो? देखो समझ, बिल्कुल ध्यान से रखो। यहाँ पारुल है। ठीक है, ये पारुल का ओरिजिनल कोर्ट है, इसने डिग्री पास की है। तो ये तो है ही, ये तो है ही जिसने डिग्री पास की। क्वेश्चन का, इसका क्वेश्चन है कि कोर्ट विच पास अ डिग्री का मतलब क्या है? तो पारुल का कोर्ट तो है ही जिसने डिग्री पास करी है। लेकिन मान लीजिए पारुल के कोर्ट की अपील कहाँ लग जाती है? बरखा मैम के कोर्ट में लग जाती है। और बरखा मैम ऑर्डर देती है, किसी बरखा मैम जजमेंट पास करती है अपील में। तो दूसरा क्वेश्चन है कि अब कौन सा कोर्ट माना जाएगा विच पास द डिग्री? बरखा मैम का कोर्ट माना जाएगा कि पारुल मैम का कोर्ट माना जाएगा? तो आपका आंसर है पारुल का। एक बार हैंड रेस कर दो। याद रखना है, पारुल का कोर्ट तो है ही, लेकिन जिसकी अपील लग जाती है, मान लीजिए अपील एंड जुरिडिक्शन में भी कोई जजमेंट पास हुआ है, तो जिसकी अपील लगी है ना, जिस पारुल की अपील लगी है ना, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, इसको नाम क्या दिया जाता है? कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस दिया जाता है। ठीक है, तो इसे क्या माना जाएगा? कोर्ट विच पास द डिग्री। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए पढ़ लेते हैं कि द एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास द डिग्री और व्हाट टू द इफेक्ट शैन इन रिलेशन टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अनलेस देयर इज रिपग्नेंट इज इंक्लूड। इंक्लूड तो मतलब कोर्ट विच पास द डिग्री का मतलब तो कोर्ट विच पास द डिग्री है ही, लेकिन इसके अंदर क्या इंक्लूड है? कि जहां डिग्री पास हुई है अपीलेंट जुरिडिक्शन में, मतलब अपील कोर्ट में जुरिडिक्शन में डिग्री पास हुई है, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। तो मैं समझ गई हूँ, मानती हूँ कि बरखा मैम के कोर्ट को नहीं बोला इन्होंने कोर्ट विच पास द डिग्री, किसको बोला? कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जिसकी डिग्री की अपील गई है। देखो क्या बोला है। अब यहाँ पे बस बहुत टिपिकल सा लगता है, लेकिन ऐसा सच है नहीं इतना टिपिकल। देखो मान लीजिए यहाँ पारुल है, यहाँ पे। ठीक है,
पारुल का कोर्ट है, बस मान लीजिए इसने डिग्री पास करी, इसने डिग्री पास करी। देन अब जब एग्जीक्यूशन हुआ, जब एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की बात आई कि भाई अब डिग्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो अब ये जो कोर्ट था ना, इसका जुरिडिक्शन रहा ही नहीं। या पारुल का कोर्ट क्या था, पारुल का कोर्ट नहीं रहा, मतलब बंद हो गया या कुछ भी, वॉट एवर इट इज। अब किसको बोलोगे, कोर्ट विच पास द डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया बरखा मैम, भावना मैम? कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री करते टाइम जब 3 साल बाद पता चला कि ये जो पारुल के कोर्ट का जुरिडिक्शन तो है ही नहीं, अब तो खत्म हो चुका है, अब किसे बोलोगे, कोर्ट विच पास द डिग्री। एक बार हैंड रेज करो, क्वेश्चन समझ में आया क्या लक्ष्मी मैम? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अब हम अब आप बार बार आप लिखते हो डिग्री में कोर्ट विच पास द डिग्री, कोर्ट विच पास द डिग्री, लेकिन एग्जीक्यूशन होते टाइम होते होते तो ये तो सीज टू एग्जिस्ट हो गया, कोर्ट ही नहीं बचा, या जुरिडिक्शन ही नहीं है इस कोर्ट का। तो यहाँ पे आपको जस्ट माइंड में याद करना है, सेंटेंस हार्ड लगेगा लेकिन सोच लो कि मान लीजिए कि जिस दिन, जैसे ये मान लीजिए 31 मार्च 2024 है, कि जिस दिन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की एप्लीकेशन लगी, यदि इस दिन हम सूट इंस्टीट्यूट करते तो कौन से कोर्ट में लगता। या समझ रहे हो मैंने क्या बोला, बिल्कुल लाइन रट ले, मतलब याद कर लेना, देखने में बहुत डरावनी चीजें लगती है कि क्या लिख दिया। आप याद रख लो कि यदि बाय चांस एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के टाइम हम सूट इंस्टीट्यूट लगा करते, ठीक है, मान लीजिए कि पारुल ने कभी भी पारुल के कोर्ट में चाहे 1 अप्रैल 2020 को सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, इसे कोर्ट, और कोर्ट विच पास द डिग्री तो बोल ही नहीं सकता, अब इसका जुरिडिक्शन नहीं है। अब यदि 31 मार्च 2024 को हम सूट इंस्टीट्यूट करते तो कौन से कोर्ट में लगता, मान लीजिए यहाँ पे गरिमा का कोर्ट भी है, इस कोर्ट में लग सकता था, तो अब इस गरिमा के कोर्ट को क्या मान लिया जाएगा, कोर्ट विच पास द डिग्री। एक बार हैंड रेज कर दो। समझ में आया लक्ष्मी मैम, भावना मैम? नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा दूंगी, क्योंकि सेंटेंस पढ़ने में थोड़ा टिपिकल लगता है। अब देखो, वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस सीज टू एग्जिस्ट और हैव जुरिडिक्शन टू एग्जीक्यूट इट, पारुल। क्योंकि पारुल के कोर्ट का जो मतलब जुरिडिक्शन है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, पारुल का कोर्ट सीज हो गया है या एग्जिस्टेंस में नहीं। द कोर्ट विच इफ द सूट वेयर द डिग्री was passed was instituted, वह कोर्ट जिसमें सूट पास हुआ है, मतलब जिसमें डिग्री पास हुई है, ठीक है, was इंस्टीट्यूट मतलब सूट, वह सूट जिसमें डिग्री पास हुई है was instituted लगाया जाता at the time of making the application of execution of decree would have jurisdiction to try the suit, कि यदि हम execution of decree की application लगाते वाले दिन यदि कभी मान लीजिए सूट इंस्टीट्यूट करते तो किस कोर्ट में करते। वुड हैव मतलब वुड हैव, जैसे गरिमा, यदि मान लीजिए कि आज के दिन हम देखते हैं कि गरिमा के कोर्ट को जुरिडिक्शन है इस केस को ट्राई करने का, तो गरिमा के कोर्ट को कहा जाएगा कोर्ट विच पास द डिग्री। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, एक्सप्लेनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोर्ट विच पास द डिग्री में 3 कोर्ट आते हैं। एक तो पारुल का कोर्ट जिसने डिग्री पास की है, एक बरखा मैम के कोर्ट ने भी डिग्री पास किया, अपीलिएट कोर्ट है, तो भी पारुल का कोर्ट, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। और यदि पारुल के कोर्ट के पास में जुरिडिक्शन नहीं है तो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाते टाइम कहाँ सूट इंस्टीट्यूट होता, द कोर्ट विच वुड हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई इट, इसे क्या कहा जाता है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब कोर्ट विच पास द डिग्री। इन्होंने ऐसा बोल दिया कि इसका मतलब इसी इसका मतलब ये नहीं माना जाता कि जैसे मान लीजिए पारुल पहले 5 केस ट्राई करती थी, अब केवल 4 केस ट्राई करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जुरिडिक्शन सीज हो गया, तो इट्स नॉट एन इम्पोर्टेंट, मतलब एक्सप्लेनेशन इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो मतलब मान लीजिए कि 5 एरिया डील करती थी पारुल, अब 4 ही एरिया डील करती है, तो इसका मतलब ये नहीं मानते कि ये ना पारुल का जुरिडिक्शन खत्म हो गया है। यही कुछ लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा दिखेगा आपको कि आफ्टर एनी एरिया हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ एनी अदर कोर्ट, इसे इसे इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट इंस्टेंस पास वाले के पास में जुरिडिक्शन नहीं रहा, बस। ठीक है, तो इट इज सेक्शन 37, याद रखना है आपको सेक्शन 37। अब आ जाइए, कौन सा कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट करेगा, तो कौन सा कोर्ट कर सकता है, समझो, ये पारुल का कोर्ट है, तो पारुल जिसने डिक्री पास करी है वो भी डिक्री एग्जीक्यूट कर सकता है, और मान लीजिए मैंने डिक्री को ट्रांसफर करके लक्ष्मी को दे दिया, तो लक्ष्मी भी डिक्री एग्जीक्यूट कर सकती है। तो क्या लिखा है, अ डिक्री may be executed even by the court which passed it, लाइक पारुल का कोर्ट।
और बाय द कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। लक्ष्मी मैम का कोर्ट, भाई पारुल ने पास करी तो पारुल भी क्या कर सकती है, डिग्री एग्जीक्यूट करवा सकती है। और जिस कोर्ट को मैंने डिग्री पास करके मैंने बोला कि लक्ष्मी मैम आप इसको एग्जीक्यूट करा दो, तो जिस कोर्ट को पास करी भेजा है वो भी डिग्री एग्जीक्यूट करा सकता है। क्वेश्चन ये है, लक्ष्मी मैम की क्या वो होगी कंपेटेबिलिटी, जो लक्ष्मी मैम मतलब क्या इनके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए इस कोर्ट के पास कि पारुल लक्ष्मी के कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए सेंड कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर मीन्स। ये लो उठ उठ के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, थ्री का क्वेश्चन आया है। ठीक है, लोग वक्त नहीं पढ़ते हैं लेकिन थ्री का क्वेश्चन आ गया इसके अंदर से। कैसे हो गया? देखिए, ट्रांसफर ऑफ डिग्री, ट्रांसफर ऑफ डिग्री भाई, ट्रांसफर कब करेगा कोर्ट, तो मतलब मान लीजिए कि यदि पारुल का कोर्ट लक्ष्मी के कोर्ट को केस ट्रांसफर कर रहा है, तो लक्ष्मी का कोर्ट भी क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन वाला होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि पारुल का मतलब पारुल का कोर्ट में जो वो होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, वही लक्ष्मी मैम के कोर्ट में होनी चाहिए, तभी आप डिग्री को ट्रांसफर कर सकते हो। तो इन्होंने क्या लिखा, द कोर्ट विच पास अ डिग्री पारुल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिग्री होल्डर, जिसकी भी डिग्री है, सेंड इट एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन। याद रखना है कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन। द सेकंड की कब कब भेज सकती है, मान लीजिए कि ये जज ये पारुल है और ये लक्ष्मी, ये अब मान लीजिए कि जिसके अगेंस्ट डिग्री पास हुई है वो पारुल के जुरिडिक्शन में रहता ही नहीं है, वो लक्ष्मी के जुरिडिक्शन में रहता है, या लक्ष्मी के जुरिडिक्शन में बिजनेस कैरी करता है। तो पारुल बार बार क्या करेगी, उस बंदे को पकड़ेगी, समन लाएगी, मतलब चीजें एग्जीक्यूशन करवाएगी, अरेस्ट कराएगी। तो पारुल बोलती है भाई तेरे जुरिडिक्शन में रहता है ना, तो मैं तेरे को ये डिग्री ट्रांसफर कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि एक पर्सन जिसके अगेंस्ट डिग्री पास हुई है, ठीक है, वो रहता है कहाँ पे, वॉलंटरी साइड बिजनेस करता है कहाँ पे, उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में जिसे डिग्री भेजी गई है। समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं इसके अंदर। दूसरा, किसको भेजी जा सकती है, मान लीजिए ये पारुल है और ये लक्ष्मी है, डिग्री पास हुई है मोहन के अगेंस्ट, और मोहन मतलब इससे पैसे वैसे रिकवर करवाने हैं, प्रॉपर्टी रिकवर करवानी है मोहन की, लेकिन प्रॉपर्टी पारुल के यहाँ पे है ही नहीं, मतलब पारुल के जुरिडिक्शन में नहीं आती मोहन की प्रॉपर्टी, किसके जुरिडिक्शन में आती है, लक्ष्मी के जुरिडिक्शन में आती। तो पारुल अगेन वो सोचेगी कि यार मैं कहाँ जाऊंगी, प्रॉपर्टी तो लक्ष्मी का मुझे एंडोर्समेंट लेना पड़ेगा, ये वही करना पड़ेगा, कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ले भाई लक्ष्मी को केस क्या कर देगी, एग्जीक्यूशन ट्रांसफर, डिक्री ट्रांसफर कर देगी कि मैं नहीं एग्जीक्यूट कर रही, आप एग्जीक्यूट कर लो। तो दूसरा पॉइंट कि एक पर्सन जो उस लोकल लिमिट्स में नहीं रहता, जिसने डिग्री पास करी है, ठीक है, उसके पास में उस जुरिडिक्शन में सफिशिएंट प्रॉपर्टी है ही नहीं, पारुल के जुरिडिक्शन में मोहन के पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी है ही नहीं कि डिग्री को सेटिस्फाई करे। और किसके जुरिडिक्शन में डिग्री प्रॉपर्टी है, दूसरे कोर्ट के जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी है, तो पारुल ट्रांसफर कर देगी किसको, लक्ष्मी को, कि भाई तू एक काम कर, तू एग्जीक्यूट कर, मेरे मेरे पास तो इसके मतलब मैं कैसे एग्जीक्यूट करूं, मेरे जुरिडिक्शन में तो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। अगेन मान लीजिए वही, यहाँ पारुल है या लक्ष्मी है, सेल का ऑर्डर दिया है, किसका ऑर्डर दिया है, सेल का ऑर्डर दिया है कि मोहन की प्रॉपर्टी बिकेगी। दोनों में अंदर समझ लाना कि मोहन की पारुल ने ऑर्डर दिया कि मोहन की प्रॉपर्टी बिकेगी, मोहन की प्रॉपर्टी कहाँ है, लक्ष्मी के जुरिडिक्शन में। देखो जो पहले वाला था उसमें ये था कि पारुल को कोई क्लेम सेटिस्फाई करवाना था, और वो क्लेम प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई होता, और वो प्रॉपर्टी लक्ष्मी के जुरिडिक्शन में थी। और तीसरे नंबर का है कि पारुल ने जो जजमेंट प्रोनाउंस किया है उसका सेल, जिस इमूल प्रॉपर्टी का सेल करना है वो लक्ष्मी के जुरिडिक्शन में है, तो पारुल क्या करेगी, डिग्री को ट्रांसफर कर देगी। एक बार हैंड रेस कर दीजिए, कब कब डिग्री को ट्रांसफर की, भाई मेरे पास में, मैंने पास तो कर दी, मैंने डिग्री पास तो कर दी, लेकिन मेरे पास में वो व्यक्ति ही नहीं है, मेरे पास में व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास में जिस प्रॉपर्टी को मैं बेच रही हूँ उस प्रॉपर्टी के संबंध में मेरे पास में मतलब है ही नहीं। अब बेचने मैंने बेच तो दी, बोल तो दिया ऑर्डर, लेकिन है तो जुरिडिक्शन में लक्ष्मी के, तो मैं क्या करूंगी, मैं ABC किसके एप्लीकेशन पे, डिग्री होल्डर, डिग्री होल्डर मैं मानती हूँ कि समझदार आदमी सब लोगों, डिग्री होल्डर होल्डर जिसके फेवर में जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है, और जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस, ये शब्द आपको समझ में आना चाहिए।
तो मैं क्या करूंगी, मैं डिग्री होल्डर की एप्लीकेशन पे जिस कोर्ट में ये तीन चीजें आती है वहां क्या कर दूंगी, डिग्री को ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है। चौथा, कोर्ट ये मतलब अदर कोई अदर रीजन पे भी, ये तीन रीजन के अलावा भी, ये तीन रीजन कोई एग्जॉस्टिव नहीं है। इन तीन रीजन के अलावा भी यदि मेरे को लगता है, पारुल को लगता है, तो पारुल कौन है, पारुल है कोर्ट विच पास द डिग्री, और लक्ष्मी कौन है, डिक्री सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, बस ये दो दो छोटे छोटे शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता जाए कि पारुल का कोर्ट ये तीन में तो कर ही सकता है, लेकिन ये तीन कोई एग्जॉस्टिव ग्राउंड नहीं है। पारुल का कोर्ट, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की, उसको लगता है किसी अदर रीजन से कि भाई मुझे डिग्री को क्या करना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए, किसी और कोर्ट को इस डिग्री को एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो रीजन रिकॉर्ड करेगी और भेज देगी। क्या करेगी, भेज देगी। ठीक है। अगेन सेकेंड पॉइंट में सेम चीज लिखी है, देखो ये चार पॉइंट किसके लिए है, ये चार पॉइंट है एप्लीकेशन पे। किस पे है, ये चार पॉइंट है एप्लीकेशन पे, कि एप्लीकेशन लगेगी, और सेकंड पॉइंट में कोर्ट ओन मोशन पे भी भेज सकती है। ठीक है, ये चार रीजन थे, पहला व्यक्ति दूसरी जगह रहता है, दूसरा प्रॉपर्टी दूसरी जगह है, तीसरा जिस प्रॉपर्टी को सेल किया है वो दूसरी जगह है, चौथा एनी अदर रीजन, किसकी एप्लीकेशन पे, डिग्री होल्डर की एप्लीकेशन पे। एंड द सेकंड वन, ओन मोशन पे भी यदि किसी को लगता है तो क्या कर सकती है, सबऑर्डिनेट कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन वाले कोर्ट भेज सकती है। अब देखो फॉर, अब देखो कॉम्पिटेंट कोड किसको माना जाएगा, कॉम्पिटेंट कोड किसको माना जाएगा आपसे पूछा जाए, तो देखो अब जैसे अपन ने ऊपर याद करा ना कि जिस टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है उस दिन यदि सूट लगता तो कहाँ लगता, समझ में आया था पहले वाला, वर्षा मैम, भावना मैम, मैंने क्या कहा था पहले वाले में कि जिस टाइम डिक्री एग्जीक्यूशन, मतलब डिक्री एग्जीक्यूट हो रही है उस दिन सूट कहाँ इंस्टीट्यूट होता है, वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस है। तो यहाँ पे अपन ने बार बार मुंह चला चला के बोला कि लक्ष्मी का मैम, लक्ष्मी मैम का कोर्ट कॉम्पिटेंट है, तो आप इस कॉम्पिटेंसी को कैसे डिटरमाइन करोगे, तो समझो कि जिस दिन डिक्री ट्रांसफर हुई है, जिस दिन डिक्री ट्रांसफर हुई है उस दिन यदि मान लीजिए लक्ष्मी मैम के कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट होता तो लक्ष्मी मैम को क्या होता, ज्यूरिडिक्शन होता। सेंटेंस याद कर रहे हो, समझ रहे हो, उस दिन मतलब ये कौन सा दिन है, जैसे उस वाले में कौन सा दिन था, जिस दिन एग्जीक्यूशन की डिक्री मतलब हुआ है उस दिन यदि सूट लगता तो कहाँ सूट लगता। और कॉम्पिटेंसी कैसे डिसाइड करोगे, कि जिस दिन ट्रांसफर हुआ है, जिस दिन डिक्री ट्रांसफर हुई है उस दिन यदि सूट इंस्टीट्यूट होता, यदि सूट इंस्टीट्यूट होता तो क्या लक्ष्मी मैम का कोर्ट इसको ट्राई कर सकता था क्या, एक बार हैंड रेज कर दो, या समझ में आया तो पढ़ो पहले फिर करना। For the purpose of this section, a court shall be deemed to be a court of competent jurisdiction। मान आप नहीं मानोगे, हमें चार चार साल लग गए इन लाइनों को समझने में। ठीक है, 4 साल बाद जब हम मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने लग गए थे, और मतलब ये ठीक है 4 साल में 6 साल में हमने 4 साल बाद समझा ये लाइन का मतलब, नहीं तो समझ में ही नहीं आता, वुड है क्या करते रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इस सेक्शन के लिए एक कोर्ट को कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन माना जाएगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिग्री, जिस दिन ट्रांसफर ऑफ डिग्री की, मम्मी को जल रहा है क्या, कि जिस दिन ट्रांसफर ऑफ डिग्री की एप्लीकेशन लगी उस दिन उस कोर्ट को जुरिडिक्शन था क्या, जिस कोर्ट में मतलब उस कोर्ट, जिस कोर्ट में डिग्री ट्रांसफर हो रही है उस कोर्ट को सूट ट्राई करने का जुरिडिक्शन था क्या। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी बात नहीं है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू ऑथराइज द कोर्ट विच पास द डिग्री टू एग्जीक्यूट सच डिग्री अगेंस्ट एनी पर्सन प्रॉपर्टी आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन। क्या बोल रहा है अगेन, समझिए इस लाइन को, पारुल और ठीक है लक्ष्य। ठीक है, कि बार बार मैंने ऊपर बोला कि पारुल के कोर्ट में, पारुल के जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी नहीं है, पारुल एक मिनट दीजिए। ठीक है, कि बार बार मैंने क्या बोला कि लक्ष्मी कि पारुल के पास में व्यक्ति नहीं है, पारुल के पास में प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो लक्ष्मी के पास में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पारुल इस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। समझ में आया मैंने क्या बोला लाइन, कि ऐसा नहीं है, इस सेक्शन की कोई भी बात पारुल को रोक नहीं रही है डिग्री एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथोराइज,
द कोर्ट विच पास द डिक्री टू एग्जीक्यूट सच डिक्री अगेंस्ट एनी पर्सन और प्रॉपर्टी आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन। गलत बोल दिया मैंने कि पारुल है और लक्ष्मी है कि इस सेक्शन की कोई भी बात पारुल को ऑथोराइज नहीं कर रही है, पारुल को कोई ऑथोराइज नहीं कर रही है कि ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट डिक्री पास करे जो आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन है। मतलब मैं समझ रही हूँ कि समझ में आया होगा कि इस सेक्शन में आपने बार बार बोल दिया कि आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन वाले व्यक्ति के अगेंस्ट मतलब जो कोर्ट डिग्री पास की है, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वो एग्जीक्यूशन के लिए भेज सकता है। आपने बोल दिया कि आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन में यदि प्रॉपर्टी है तो व्यक्ति को मतलब क्या करा जा सकता है, डिग्री को एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पारुल को ऑथोराइजेशन दे दिया कि हर व्यक्ति जो बाहर है या हर प्रॉपर्टी जो बाहर है उसके संबंध में आप डिग्री पास कर दो। अब समझ में आएगा, देखिए, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथोराइज द कोर्ट। इस सेक्शन की कोई भी बात ऑथोराइज नहीं कर रही है कोर्ट को जिसने डिग्री पास की है कि आप डिग्री क्या करें, डिग्री एग्जीक्यूट करें अगेंस्ट एनी पर्सन और प्रॉपर्टी आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन। ठीक है, नेसेसरी नहीं है लेकिन आप ध्यान रख लो, ये थोड़ा है कि इस सेक्शन की कोई बात ऑथोराइज नहीं करती जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है ऐसी डिग्री एग्जीक्यूट करने के लिए जो पर्सन और प्रॉपर्टी आउटसाइड जुरिडिक्शन है। ठीक है, कि पारुल को ऑथोराइजेशन नहीं है, पारुल को ऑथोराइजेशन नहीं है, वह व्यक्ति जो आउटसाइड जुरिडिक्शन है या वह प्रॉपर्टी आउटसाइड जुरिडिक्शन है उसके संबंध में डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 37 इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले सेक्शन 37 कोर्ट विच पास द डिग्री, तीन कोर्ट है याद रखना है। सेक्शन 38, 39 हो गई। सेक्शन 39 ये मेंस का क्वेश्चन है, 37 मेंस का क्वेश्चन है। एक साथ ही चलते हैं, 37, 39, 42, 47 ये चार मेंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 39 में बोला ट्रांसफर ऑफ डिग्री, कब कब डिग्री को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाइए ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट की भाई हाँ अनदर स्टेट में भी भेजी जा सकती है। सिंपल है कि अनदर स्टेट में भेजी जा सकती है। रूल्स कौन से लगेंगे, इंपॉर्टेंट बात ये है, तो रूल्स लगेंगे जैसे मान लीजिए मैं एमपी में हूँ और राजस्थान में है गरीब, तो रूल्स यदि एमपी से राजस्थान भेजा जा रहा है, एमपी से यदि राजस्थान भेजा जा रहा है तो राजस्थान के रूल्स लगेंगे। समझ में आए, तो इन्होंने लिख लो अपने बेयर एक्ट में कि जब एक डिग्री दूसरे स्टेट को एग्जीक्यूशन के लिए भेजी जाती है तो एग्जीक्यूट किस मैनर में होगी, जो उस स्टेट में रूल्स लगते हैं। ऐसे थोड़ी एमपी से मैं राजस्थान भेज रही हूँ तो एमपी के रूल्स नहीं भाई, राजस्थान के रूल्स लगेंगे। आ जाइए नेक्स्ट। ये ठीक है पढ़ लो, ऐसे हमने तो आज तक नहीं पढ़ा। रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड, बस एक सेक्शन नंबर याद कर लो। सर्टिफिकेशन देना पड़ता है कि डिग्री एग्जीक्यूट हो गई है ऐसा कुछ करके। अब देखो इट इज इम्पोर्टेंट 42, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पारुल है और ये लक्ष्मी, ये कोर्ट विच पास द डिग्री और ये जिसको डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई है। इस कोर्ट के पास में क्या पावर है, क्वेश्चन ये है कि इस कोर्ट के पास में क्या पावर है, ये क्या कर सकता है, जेल वेल में डाल सकता है कि व्यक्तियों को एग्जीक्यूट, तो सीधी बात है जैसा बोला है ना पारुल ने वैसा ही करी, इसके अलावा अपना माइंड अप्लाई नहीं करी। ठीक है, लेकिन वही एक्सेप्शन चले जाते हैं, एक्सेप्शन आ जाते हैं। मान लीजिए कि पारुल ने एक डिग्री पास करी जो फ्रॉड्यूलेंटली पास हुई है, ध्यान रखना कि पारुल ने एक डिग्री पास करी जो फ्रॉड्यूलेंटली पास हुई है, पता चलता है कि भाई बहुत ही मतलब फ्रॉड से पास हुई है, इनजस्टिस हुआ है। ये लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी के मन में मतलब इसको वो होता है ना कि मन में मेरा मन जवाब दे रहा है कि मुझे इस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा अपना वो नहीं करेगी, साफ साफ बोल देगी कि भाई वॉइड है ये डिग्री, मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँ। ठीक है, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको यदि लगता है इसका मन नहीं मानता कि मैं डिग्री एग्जीक्यूट करूं तो मना कर दो, आप वैसे के वैसे लौटा दो, अपना दिमाग ना लगाओ, मत लगाओ अपना दिमाग। तो यही लिखा है, आ जाइए। तो देखना कि द कोर्ट, ये कौन सेक्शन 42 आपसे पूछा जाता है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, क्वेश्चन पूछा जाता है। बीच बीच में से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ये जो मेंस है
मेंस का लेवल इतना ज्यादा बन गया है, तो आपसे ये नहीं, ये तो पूछा ही जा सकता है कि पावर क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे पूछ लेंगे, बीच में से उठा के क्वेश्चन पूछाएंगे कि ट्रांसफर ऑफ डिग्री के कहने पर, ये था आपका, ये था 2024 का क्वेश्चन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डिग्री के कहने पर डिग्री को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो क्या बोला, द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिग्री सेंड टू इट शेल, मतलब एक कोर्ट, लक्ष्मी, ठीक है, मान लो कि पारुल का कोर्ट ने डिग्री पास की, लक्ष्मी के कोर्ट को डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई, एक ऐसा कोर्ट जिसे डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई है, उसके पास में वह सभी पावर हैं डिग्री को एग्जीक्यूट करने में, जैसे कि वो डिग्री उसने खुद ने पास करी है। सबसे पहली पावर, आपसे पूछा गया पावर, तो इस पैराग्राफ को तोड़ तोड़ के लिख देना। सबसे पहले कि लक्ष्मी हैज सेम पावर विच द पारुल हैव, लक्ष्मी के पास में वह सारी पावर्स हैं, लक्ष्मी हैव सेम पावर्स विच द पारुल हैव, ठीक है। तो ये किस तरीके से कि ये मान ली जाएगी, मतलब लक्ष्मी अपना अपना बच्चा मान के भाई उस डिग्री को ऐसा मान के एग्जीक्यूट करेगी कि इसकी वो डिग्री मैंने ही पास करी, फर्स्ट। सेकंड, कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति उस डिग्री को डिसओबे कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो कैसे पनिशमेंट देगी लक्ष्मी, ऐसे पनिशमेंट देगी कि जैसे डिग्री उसने खुद ने पास करी। पहली बात भी समझ में आ गई कि लक्ष्मी हैव ऑल द पावर्स विच द पारुल है, ठीक है, जो पारुल के पास थी, विच द पारुल हैड, ठीक है। सेकंड, यदि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति उस डिग्री को डिसोबे कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, तो पनिशेबल कैसे होगा, पनिशेबल कैसे होगा वह व्यक्ति, जैसे कि लक्ष्मी के कोर्ट ने ही डिग्री पास करी है, दिस इज सेकंड पार्ट। थर्ड, ठीक है, एंड its order in executing such decree shall be subject to the same rule in respect of appeal, अपील के वे सारे रूल अप्लाई होंगे जैसे कि डिग्री उसने पास करी है, लक्ष्मी ने पास, एक बार हैंड रेस कर दो। इस पैराग्राफ में 3 लाइनें हैं, ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, मैं सही बता रही हूँ, बहुत सिंपल चैप्टर है, बस आपको याद, मतलब चीजें समझ में आनी चाहिए। तो इस लाइन में 3 पावर दे रखी है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की, जैसे कि डिग्री खुद ने पास करी है, सारी पावर रहती है, डिसोबे कर रहा है तो वो सारी पावर रहती है, जैसे कि उसने खुद ने डिग्री पास करी, और अपील के संबंध, यदि अपील भी लगती है उस डिग्री की, तो वो सारे सारे रूल्स लगते हैं जैसे कि डिग्री उसने खुद ने पास करी है। और क्या पावर रहेगी, ये लक्ष्मी का कोर्ट किसी अन्य कोर्ट को भी क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। पारुल ने लक्ष्मी को ट्रांसफर करी है, तो लक्ष्मी को कोई रोक नहीं रहा कि वो बोल दे कि यार मैं नहीं, मैं काम करती हूँ, ट्रांसफर कर सकती हूँ। जी हाँ, आप सेक्शन 39 में, पावर टू सेंड द डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट अंडर सेक्शन 39, अंडर सेक्शन 39 आप किसी अदर कोर्ट को भी क्या कर सकते हो, केस को ट्रांसफर कर सकते हो। जजमेंट डेटर के एलआर के अगेंस्ट भी, वैसे मान लीजिए जजमेंट डेटर है मोहन, मोहन तो मर गया, तो लक्ष्मी का कोर्ट क्या करेगा, इंतजार थोड़ी करेगा, लक्ष्मी का कोर्ट इसके एलआर के अगेंस्ट, मोहन एलआर के अगेंस्ट भी डिग्री एग्जीक्यूट कर सकता है। तो सेकंड पावर, पावर टू एग्जीक्यूट द डिग्री अगेंस्ट द एलआर ऑफ द डिजीज जजमेंट डेटर अंडर सेक्शन 50, ठीक है, जो जजमेंट डेटर है उसके डिग्री के उसके एलआर के अगेंस्ट भी डिग्री पास की जा सकती है, डिग्री का अटैचमेंट भी कर सकती है, डिग्री का अटैचमेंट भी कर सकता है। मैं मानती हूँ समझ में आ गया, 3 पावर यहाँ हो गई, 3 पावर यहाँ हो गई, क्वेश्चन थोड़ा आंसर बड़ा हो गया। अब देखो, ठीक है, और ये जो अ कोर्ट पासिंग एन ऑर्डर इन एक्सेस, जो भी ऑर्डर पास कर रहा है तो क्या करेगा, जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी, जैसे लक्ष्मी ने कोई भी ऑर्डर पास करे हैं तो पारुल को बताती जाएगी कि बहन मैं ये सारे ऑर्डर पास कर रही हूँ। तो जिस कोर्ट, ये भी कोर्ट जो भी ये पावर एक्सरसाइज कर रहा है, कॉपी भेजता जाएगा जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी है। लेकिन इस पे एक्सेप्शन, क्या पावर नहीं है, ये तो 6 और एक 7, मतलब 6 पावर तो ये दे रखी है, एक इसने फॉर्मेलिटी बता दी, और अब एक्सेप्शन की क्या पावर नहीं है, क्या पावर नहीं है लक्ष्मी की कोर्ट को, कि ट्रांसफरी ऑफ डिग्री, डिग्री के ट्रांसफरी के इंस्टेंस पे आप डिग्री एग्जीक्यूट नहीं करो। देखो, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू कन्फर ऑन द कोर्ट टू विच द डिग्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन एनी ऑफ द फॉलोइंग पावर, कि डिग्री के ट्रांसफरी के इंस्टेंस पे आप कभी भी डिग्री एग्जीक्यूट नहीं करो, ठीक है, रट लो, एग्जाम में आता है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और अभी जब आपको एक बार हैंड रेज कर देना, मैंने आपको, जब अपन ने फर्म वाला चैप्टर पढ़ा था, ऑर्डर 30, उसमें मैंने आपको बोला था कि जब भी पार्टनर पे समन सर्व होता है,
याद है कि उसको दो कैटेगरी में सर्व करते। एक कैटेगरी तो होती है आपको किस कैटेगरी में सर्व किया जा रहा है, एज अ पार्टनर सर्व किया जा रहा है या एज अ मैनेजर सर्व किया जा रहा है। एक बार हैंड रेज करो, याद है? ठीक है, गरिमा मैम के अलावा याद है किसी को कि जब भी पार्टनर्स पे समन जाता है तो पूछा जाता है, बताया जाता है उसको कि आप पे एज अ पार्टनर सर्व किया जा रहा है या एज अ मैनेजर, मैनेजर ऑफ द मतलब फर्म सर्व किया जा रहा है। और वहां पे यद- यदि नहीं लिखा रहता है तो कैसे प्रिज्यूम किया जाता है कि एज अ पार्टनर सर्व किया जा रहा है। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है ना, उसमें पार्टनर्स की जिम्मेदारी होती है, मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है। तो इन्होंने बोला कि इस सेक्शन की कोई भी बात आपको आपको वो नहीं कर रही, ऑथोराइज नहीं कर रही कि आप मैनेजर के अगेंस्ट डिग्री एग्जीक्यूट करें। तो देखो लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है, वन और बी और सी में यही लिखा हुआ है कि इन द केस, ये कौन सा है, 21 का रूल 50, 21 के रूल 50 में ऑर्डर 31 के बारे में बात करिए कि यदि एक डिग्री फर्म के अगेंस्ट पास हुई है तो किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट आप डिग्री एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट जो बी और सी में लिखे हैं, बी और सी में केवल पार्टनर लिखे हैं। मैं मानती हूँ सेक्शन नंबर 37 कोड विच पास द डिग्री, सेक्शन नंबर 39 ट्रांसफर ऑफ डिग्री, और सेक्शन नंबर 42 पावर ऑफ द कोर्ट विच है ना, फॉर टू विच द डिग्री सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। तो किस क्या क्या पावर है? तीन पावर ये है, ऐसे ही पास करेगा जैसे कि खुद नहीं, ऐसे ही सारी पावर है जैसे कि खुद ने पास करी। दूसरा, दूसरी क्या पावर है? ऐसी सारी पावर है सजा वजा सुनाने की जैसे कि डिग्री खुद ने पास करी है। किसने पास करी है? खुद ने पास करी। तीसरी, सारे उसके यदि अपील भी लगती है तो सारे रूल्स अप्लाई होंगे जैसे जनरल अपील के लगते हैं। और क्या पावर है? डिग्री का अटैचमेंट कर सकता है, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को भी भेज सकता है डिग्री, और एलआर के अगेंस्ट डिग्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ डिग्री के कहने पे डिग्री एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी, और वह व्यक्ति जो रूल ऑर्डर 21 के रूल 50 के 1 के ए और बी में लिखे हैं तो केवल पार्टनर लिखें बी और सी में, ठीक है, उसके अलावा आप किसी अन्य व्यक्ति के अगेंस्ट डिग्री एग्जीक्यूट नहीं करोगे। मानती हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार हैंड रेज करो, ये मेंस का क्वेश्चन है आपको इसको नोट्स में इसके केस लॉ दिख जाएंगे, पुष्पलता वर्सेस हेमलता। यही जैसे मैंने समझाया था ना, लक्ष्मी मैम के कोर्ट के पास में पावर नहीं है, वॉइड है, तो ले भाई वापस ले जा। ठीक है, पुष्पलता वर्सेस स्नेहलता दिख जाएगा केस। मैम हम्म, ये ट्रांसफर ही अगर बोलता है तो फिर एग्जीक्यूशन नहीं होगा, फर्स्ट एक्सेप्शन यही था ना? हाँ। जी मैम। अब आओ 43। अब ये कुछ काम के नहीं है लेकिन अपन देख लेते हैं। देखिए, ये सब चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में हम पढ़ते हैं, वहां पे सीपीसी अप्लाई नहीं होता। पढ़ा है आपने, जैसे बीएनएसएस पे अप्लाई नहीं होता। तो डिग्री पास करिए नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में, ठीक है। तो क्या लिखा है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय सिविल कोड इन प्लेस टू विच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड। तो आपको पता है ये नागालैंड ट्राइबल एरियाज पे सीपीसी अप्लाई नहीं होता है अनलेस स्टेट गवर्नमेंट नहीं करे। तो इसने डिग्री पास कर दी कहाँ पे? जयपुर के संबंध में। जयपुर के संबंध, भाई जयपुर में तो ये अप्लाई होता है, तो जयपुर का कोड ऐसे ही एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में सीपीसी अप्लाई होता है। समझ गए? सिंपल, रट लो इसको। रटना भी क्या है, समझ लो कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे कोर्ट ने डिग्री पास करी है जिस कोर्ट पे ये कोड नहीं लगता, ठीक है, उसको ऐसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नागालैंड ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई होता है नहीं होता, एग्जीक्यूट ऐसे ही किया जाएगा जैसे कि ये कोड एक्सटेंड होता है, ठीक है। रेवेन्यू कोर्ट ने डिग्री पास करी है, रेवेन्यू कोर्ट ने डिग्री पास करी है, तो उसकी डिग्री भी एग्जीक्यूट ऐसे ही होगी जैसे नॉर्मल डिग्री एग्जीक्यूट होती है। देखो, बी एग्जीक्यूटेड इन द स्टेट एज इफ इट पास्ड बाय द सिविल कोर्ट, लिखा नहीं है कि सिविल कोर्ट ऐसे ही एग्जीक्यूट होगी जैसे कि नॉर्मल कोर्ट ने डिग्री पास करी है। रेसिप्रोकेटिंग कंट्री, मैं मानती हूँ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी कौन सी होती है, ठीक है, जिसको हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। तो where a certified copy of a decree in any superior court, any reciprocating country filed in district court, the decree may be executed as if it has been passed by district court। तो ये रट लो। मान लो कि ऑस्ट्रेलिया में डिग्री पास हुई है, ऑस्ट्रेलिया में डिग्री पास हुई है जिसके संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी माना जाता है, ठीक है। मतलब एक एग्रीमेंट होता है इन लोगों के बीच में, रेसिप्रोकेटिंग एग्रीमेंट। तो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में डिग्री पास हुई है, तो ये डिग्री जब आएगी ना भारत के अंदर, तो ये डायरेक्ट नीचे वाले कोर्ट को नहीं आती, सिविल कोर्ट किसको, किसके पास जाती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे
जयपुर है तो जयपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में चली जाएगी, ऐसे नहीं किसी भी सिविल कोर्ट को दे देंगे। और डिक्री एग्जीक्यूट कैसे होगी? जैसे कि डिक्री डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही पास करी। एक बार हैंड रेस कर दो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, बस ये पूछा जाता है कैसे पास होगी, जैसे कि डिग्री डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास करी है, ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट ने पास करी है, लेकिन एग्जीक्यूट कैसा करना पड़ेगा, जैसे कि डिग्री डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास करी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, वही चीजें लिखी हुई है कि रेसिप्रोकेटिंग कंट्री का मतलब ऐसी कंट्री जिसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई कर दिया कि ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है। ठीक है, आपको देखना नहीं। अब भारत में डिग्री पास हुई है, भारत में डिग्री पास हुई है, जानिए ऑस्ट्रेलिया, ऊपर ऑस्ट्रेलिया में डिग्री पास हुई थी और भारत में आ रही थी, अब भारत में डिग्री पास हुई है, जा रही है ऑस्ट्रेलिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, कैसे जाएगी कैसे आएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिसिप्ट्स। किसकी बात करते हैं? प्रिसिप्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कल मैंने केवीएट याद करवाया था, सेक्शन नंबर बताना बरखा मैम केवीएट का, बता देना, फिर ऐसे नहीं कि केवीएट का सेक्शन नंबर नहीं याद है। केवीएट का सेक्शन नंबर बताइए। 144 है। 144 है पक्का? 148 ए नहीं है? एक बार चेक करो, यस मैम, या मैं गलत हूँ? 148 है। ठीक है, 148 ए है होगा। ठीक है, देखो मैं मेरी बात बताती हूँ, मैं हमेशा प्रिसेप्ट और केविएट में किस सेक्शन में कंफ्यूज होती हूँ, मुझे पता है प्रिसेप्ट क्या है और केविएट क्या है, ठीक है, लेकिन मैं इसके सेक्शन में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यार कहाँ पे लिखा हो, क्योंकि इतनी क्यों सिमिलर लगते हैं आज तक ही, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं सिमिलर है, जैसे एकदम से मुझे कोई पूछ ले कि केविएट का सेक्शन, चल वो तो मैंने कल पढ़ लिया केविएट का सेक्शन, मैं सच में 46 बोलूंगी, क्योंकि एकदम से ऐसा लगता है पता नहीं सिमिलर। देखो व्हाट इज प्रिसेप्ट, अगेन मेंस का आंसर लिखना है, क्या लिखना है? मेंस का आंसर, तो आ जाइए देखिए प्रिसेप्ट क्या होती है, रट लो इसको, शब्द बनाना प्रिसेप्ट। पारुल के कोर्ट ने डिग्री पास करी, ये जयपुर में है, ठीक है, गरिमा मैम का कोर्ट है वेस्ट बंगाल में। पारुल के कोर्ट ने डिग्री पास करी है कि वेस्ट बंगाल की प्रॉपर्टी, जो मोहन की वेस्ट बंगाल की प्रॉपर्टी, इसको अटैच करना है, ये है जजमेंट। अपन लोग सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जजमेंट से एग्जीक्यूशन के बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है। मोहन एक इंटेलिजेंट आदमी है, पारुल के कोर्ट ने जैसे ही अटैचमेंट की डिग्री पास करी, गया भागता भागता वेस्ट बंगाल गया, फ्लाइट पकड़ी और अपनी प्रॉपर्टी को बेच डाला। अब बेचारा बोनाफाइड परचेजर खड़ा है यहाँ पे, तो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे जजमेंट प्रोनाउंस हो गया है, एग्जीक्यूशन तक तो पहुंचते पहुंचते ये तो प्रॉपर्टी बेच बाच डाली इसने, अब आप क्या कैसे कर लोगे? आ जाओ घंटा उठा के लेके जाओ प्रॉपर्टी, कैसे कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते। तो इसे इसे रोकने के लिए क्या लगती है? प्रिसिप्ट की एप्लीकेशन। प्रिसेप्ट की एप्लीकेशन की भाई पारुल जैन जी का कोर्ट समझो, जाके उस कोर्ट को बोल दो, गरिमा मैम के कोर्ट को, कि ये मोहन की प्रॉपर्टी को क्या कर ले? अटैच कर ले। एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आया? कि पारुल के कोर्ट ने कहा गरीम की मोहन के कोर्ट को मोहन की प्रॉपर्टी को मान लो सेल करना है, सेल करना है, तो मोहन तो ऑलरेडी जाके बेच बाच के आ गया एग्जीक्यूशन करने से पहले, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या होगा? क्या होगा? ये मोहन क्या, जो भी मान लीजिए रोहन है, रोहन जो डिग्री होल्डर है, एप्लीकेशन लगाएगा पारुल के कोर्ट में कि सर इसको बोलो गरिमा के कोर्ट को कि ये जो तुम्हारी वेस्ट बंगाल में प्रॉपर्टी है मोहन की, इसको अटैच कर लो। केवेट कितने टाइम तक का रहता है, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, केवेट की कितने टाइम पीरियड 90 रहती है? डेज मैम। 90 डेज रहती है, ठीक है। टाइम पीरियड इसमें भी दे रखा है, तो कंफ्यूजन इसमें इसलिए मेरे को ज्यादा रहता है। इसके अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है प्रिसिप्ट की, वो 2 महीने तक रहती है, एक्सेप्शन है वो अपन चेक कर लेंगे, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, आ जाइए क्या लिखा है देखो। अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ डिग्री होल्डर रोहन, द कोर्ट विच पास द डिग्री पारुल, whenever it thinks fit, issue a precept to any other court which would be competent to execute such decree। भाई एग्जीक्यूट है ना, गरिमा का कोर्ट एग्जीक्यूट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, ठीक है, वेस्ट बंगाल।
attach the property belonging to the judgment debtor and specified in the process. Simple सा अपन ने बोला on the application of decree holder, the court which passed the decree issue a precept to the court who is competent to execute the decree to attach the property which is belonging to the judgment debtor, ठीक है, and which is mentioned in the precept, ठीक है. The court to which a precept is sent, गरिमा का कोर्ट, वेस्ट बंगाल का कोर्ट, attach the property in the manner prescribed. अटैचमेंट मतलब जो भी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का जो भी मैनर प्रेस्क्राइब्ड है ना अटैचमेंट का, वैसे डिक्री को क्या कर देता है, वो प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, अटैच कर देता है. कितने महीने चलती है, के पीरियड चलता है 90 डेज, ये चलता है 2 महीने. कितने महीने चलता है, के यदि एक बार प्रिसेप्ट पास हो गया तो ये चलता है कितने महीने, 2 महीने. 2 महीने तक चलता है. अनलेस देखो यहाँ पे अभी तक ट्रांसफर नहीं करी है, जस्ट इसने रिक्वेस्ट लगाई है, पारुल ने गरिमा से रिक्वेस्ट करी है कि इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर ले, ठीक है. अब क्या होता है, ये चलता 2 महीने है, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है. यदि पारुल गरिमा के कोर्ट को ही डिग्री ट्रांसफर कर दे तो अब पारुल की जिम्मेदारी खत्म, ठीक है. तो 2 महीने से पहले भी ये प्रिसिप्ट क्या हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है, यदि क्या कर दे, पारुल का कोर्ट गरिमा के कोर्ट को डिग्री ट्रांसफर कर दे. समझ में आया, या डिग्री होल्डर सेल के लिए अप्लाई करते पहले ही. भाई पहले ही सेल के लिए अप्लाई कर दिया, पहले मतलब मान लीजिए कि रोहन है ना, रोहन और मोहन वेस्ट बंगाल में एग्जीक्यूशन होता, इससे इसके फेवर में डिग्री पास हुई है कि रोहन को प्रॉपर्टी मिलेगी. रोहन क्या करता है, रिसिप्ट तो जारी हो गई, लेकिन इससे पहले ही क्या करता है, 2 महीने से पहले ही सेल के लिए कि ये प्रॉपर्टी सेल के लिए एप्लीकेशन लगा देता है. तो रिसिप्ट इससे पहले एक्सपायर हो जाता है. तो देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो अटैचमेंट अंडर अ रिसिप्ट शैल कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 months, ये 2 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा. अनलेस द पीरियड ऑफ अटैचमेंट इज एक्सटेंडेड, देखो ये भी एक है, द पीरियड ऑफ अटैचमेंट इज एक्सटेंडेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच पास द डिग्री, ठीक है. पहली बात कि जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वो पीरियड एक्सटेंड कर दे, वो बोल दे कि 6 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, ठीक है. तो 2 महीने चल सकता है, अनलेस जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी है वो बोल दे कि डिग्री का टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया, प्रिसिप्ट का टाइम पीरियड बढ़ा दिया. अनलेस बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच अटैचमेंट द डिग्री हैज बीन ट्रांसफर टू द कोर्ट व्हाइल विच द अटैचमेंट हैज बीन मेड, कि या पारुल क्या कर दे, गरिमा के कोर्ट को डिग्री ट्रांसफर कर दे, और रोहन क्या कर दे, सेल प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेशन लगा दे. ठीक है, आ जाइए क्या लिखा है इधर पढ़ते हैं. व्हाट इज प्रिसिप्ट, पूछा गया आपसे व्हाट इज प्रिसिप्ट, इसे राइटिंग में लिखते हैं सुंदर. ठीक है, क्वेश्चन सेक्शन आप लिखोगे आंसर, मेंस का आंसर, कि सेक्शन 46 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 नहीं है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. सीपीसी तो जस्ट बोलते हैं अपन इसको कि सीपीसी सिविल प्रोसीजर करता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 कंटेन द प्रोविजन ऑफ प्रिसिप्ट, ठीक है. ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिग्री होल्डर, on the application of decree hold, the court which passed the decree, ठीक है, sent a precept to the court who is which is competent to execute the decree, ठीक है. क्या बोल रहा है, to attach the property belonging to the judgment debtor, ठीक है, जजमेंट डेट. फिर क्या लिखा हुआ है कि ये जिस कोर्ट ने, जो कोर्ट अटैचमेंट करेगा, जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में अटैचमेंट होता है वैसे ही अटैचमेंट कर देगा, ठीक है. तीसरा पॉइंट, रिसिप्ट जो है अटैचमेंट चलेगा 2 महीने. एक्सेप्शन, टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाए, दूसरा एक्सेप्शन कि जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी है वो कोर्ट क्या कर दे, जो कोर्ट अटैचमेंट कर रहा है उसको डिग्री ट्रांसफर कर दे, प्लस जो डिग्री होल्डर है वो क्या कर दे, उसके सेल की एप्लीकेशन लगा दे. एक बार हैंड रेज कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार. व्हाट इज प्रिसिप्ट, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको मैं ऐसे ही बता देती हूँ, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको
क्या क्या मिल सकता है, डिक्री की डेफिनेशन, उठ उठ के आते हैं क्वेश्चन। मतलब लोग बाग सच में ऐसे कंफ्यूज होते हैं, क्या मीन्स डिक्री की क्वेश्चन, डिक्री की आपकी एप्लीकेशन आती है। गार्निशी ऑर्डर एक पढ़ेंगे अपन, ये उठ के आता है, व्हाट इज गार्निशी ऑर्डर, व्हाट इज प्रिसिप्ट, व्हाट इज कैविएट, व्हाट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको ऐसे टिप्स पे याद होनी चाहिए, लिखना लिखना आना चाहिए। जैसे रेस्टिट्यूशन कल हमने पढ़ा कि द कोर्ट शैल रिस्टोर द पोजीशन ऑफ द पार्टीज वेयर दे वुड हैव इफ द erroneous decree has not been passed। तो ये सेंटेंस फ्रेमिंग आपको ऐसे टिप्स पे मुंह पे याद ऑलरेडी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस फ्रेम नहीं होते, मैं सही बता रही हूँ, सेंटेंस ही फ्रेम नहीं होते मेंस में। आप वही अगेन अगेन मैं 100 बार बोलूंगी, प्री और मेंस में जमीन आसमान में नहीं, बहुत ज्यादा दूर दूर, इतना मतलब बहुत भयंकर डिफरेंस है। कि अभी जैसे मैंने आपको प्री ये पढ़ाया पूरा, अब आराम से प्री, बहुत मैं मानती हूँ यदि आपने फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास ली होगी पूरी प्रॉपर तरीके से, तो प्री के 100 में से मैं 100% बोल दूं, 100 में से आप 90 क्वेश्चन, मतलब मैं तो 99 बोल दूंगी, लेकिन 100 में से 90 क्वेश्चन यदि आपने पूरी क्लास बहुत अच्छे तरीके से सुनी होगी ना, बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से। मतलब उसमें आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ये मेंस की बात आती है ना, तो मेंस ड्राफ्टिंग पे डिपेंड है। बेयर एक्ट से पढ़ाने का, वैसे नोट्स मोस्टली सेकेंडरी बेयर एक्ट के, लेकिन अपन नोट्स और बेयर एक्ट से पढ़ाने का मकसद, मैं तो ऐसे चार्ट बना दूं एक एक लाइन में, इज एम आर लगा दो आप ऐसे करके, तो नहीं बेयर एक्ट से पढ़ाना। आप जैसे देखोगे बीएनएसएस में पढ़ाती हूँ, गरिमा मैम मेरे से बेयर एक्ट, मैं पूरा बेयर एक्ट खोल के, ताकि अपन क्या करते हैं, बार 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 बेयर एक्ट पढ़ने की आदत डालने से क्या होता है, हमारे मन के अंदर ये लैंग्वेज घुस जाती है कि हमें इस तरीके से लिखना है। नहीं तो अपन नॉर्मल से लिख दे। जैसे यदि किसी ने बस प्रिसिप्ट का मतलब पता है जिस कोड को, तो अपन बोलेंगे कि द कोड, अब हमको यही समझ में नहीं आ रहा, हम लिखें क्या, द कोड विच पास द डिग्री, को यही लाइन में यही नहीं आएगा, माइंड में यही नहीं आएगा, द कोड विच पास द डिग्री। ये स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आएगी, लिखना क्या है प्रिसिप्ट, बस हमको पता है कि एक कोड डिग्री वाला जिसने डिग्री पास करी है, लेकिन नहीं समझ में आएगा। दूसरा कोड जिसे डिग्री से एग्जीक्यूशन के लिए भेजी जा रही, क्या करेगा, अटैचमेंट का ऑर्डर देगा। सेंटेंस फ्रेम करके देख लो आप, यदि नहीं पढ़ो बेयर एक्ट को, नहीं आते सेंटेंस फ्रेम करना, सब सही बता रही हूँ, नहीं बनते, सेंटेंस ही नहीं बनते हैं। तो नोट्स तो पढ़ो, लेकिन बेयर एक्ट पे आपकी ऐसे लाइन होनी चाहिए। ठीक है, 10 बार बेयर एक्ट पढ़ोगे ना, अब तब आपको जब 10 लाइन पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, तब आप उस लाइन को 2 बार लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। बेरेक की लैंग्वेज दिखने में ऐसी लगती है, लेकिन हम बार बार पढ़ेंगे तो सिंपल भी लगती है, और हमें हमारी मेंस की कॉपी में बेरेक की लैंग्वेज ही लिखनी है। ट्राई यही करो कि हम बेरेक की लैंग्वेज, बहुत एक्सेप्शनल केस में मैंने आपको बता दिया कि पैसिव वॉइस बनाकर आ जाओ, लेकिन ट्राई यही करो कि 100% ट्राई करोगे तो आप 70% तो मेंस की लैंग्वेज में बेरेक लिख कर आ जाओगे। ठीक है, ज्ञान पट्टी की बात नहीं होती, लेकिन मैं सही बता रही हूँ, लेमन लैंग्वेज लिख कर आओगे, आपको कोई भी नंबर नहीं देगा, कोई भी नंबर नहीं देगा, सही बता रही हूँ मैं। अब आ जाइए 47 मेंस का क्वेश्चन। ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री डिटरमाइन करेगा। ठीक है, ऊपर थी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की पावर, यहाँ पे है ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो लक्ष्मी मैम का कोर्ट, जिस कोर्ट को डिग्री भेजी गई है, वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। तो देखो क्या कर सकता है, जैसे यहाँ पे पारुल वर्सेस, पारुल कोर्ट नहीं है, यहाँ पे एक पार्टी है, जैसे मोहन वर्सेस सोहन था। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या कर सकता है, मोहन सोहन और इनके रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उठ सकते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन डिटरमाइन कर सकता है। तो लिखो यहाँ पे EDS, अपने बेयर एक्ट में लिख लेना EDS, कि ये क्या कर सकता है, जिस कोर्ट को डिग्री भेजी गई है, वो क्या कर सकता है, सारे क्वेश्चन जो मोहन सोहन इनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में अराइज हो सकते हैं। all question all questions arising between the parties to the suit, all questions arising between the parties to the suit in which the decree was passed, or their representative relating to the execution, discharge and satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree and not by separate suit। कौन से सेक्शन से बाहर है भावना मैम, कौन से सेक्शन से बाहर है ये, मैम सेक्शन 12। सेक्शन 12 से बाहर है। क्या बोला, समझ में आया, कौन से क्वेश्चन डिटरमाइन कर सकता है, तो सारे क्वेश्चन जो पार्टीज और LR के बीच में अराइज होंगे,
रिलेटिंग टू द ई एग्जीक्यूशन, डी डिस्चार्ज, एज सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड किसी डिग्री के सारे क्वेश्चन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटरमाइन कर सकता है, और ये सेपरेट सूट से क्या नहीं होंगे, सेपरेट सूट से नहीं, मतलब सेपरेट सूट नहीं लाया जाएगा। ये पहला चीज हो गई। ठीक है, पहले पैराग्राफ में लिखा ईडीएस सारे क्वेश्चन जो भी पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब इसमें ज्यादा लिख नहीं रखा, पता नहीं इतना ऐसे आता तो एग्जाम में उठ के है, लेकिन इसमें ज्यादा डिटेल में ऐसे कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कि क्या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है, क्या कोई व्यक्ति किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी डिटरमाइन किया जा सकता है इस कोड के द्वारा। ठीक है, दूसरा चीज कि where a question arises whether any person is or is not the representative of the party, such question shall for the purpose of this section be determined by the court। ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आया। अब यहाँ पे चलो, पारुल वर्सेस, जितने पारुल थी, गरिमा थी, ठीक है, लक्ष्मी थी, ये तो प्लेंटिव थे, ठीक है, भावना थी, बरखा थी, रोहन था, ये डिफेंडेंट थे। पहले के सूट में जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी, यहाँ प्लेंटिव थे, डिफेंडेंट थे। क्या हुआ, मान लीजिए कि यहाँ से गरिमा को हटा दिया गया था, डिसमिस कर दिया कि नहीं आप प्लेंटिव नहीं हो, जबरदस्ती क्यों आ रहे हो, आप प्लेंटिव नहीं हो, नीचे वाले कोर्ट ने मना कर दिया कि आप प्लेंटिव नहीं हो गरिमा, जाओ यहाँ से। फिर यहाँ से डिफेंडेंट को मना कर दिया नीचे वाले कोर्ट ने कि आप कि भाई डिफेंडेंट विफेंडेंट का कोई क्लेम ब्लेम नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ये जब एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होता है ना, उसमें ये लोग भी कंसीडर करे जाते हैं पार्टी, मतलब पार्टी नहीं, इनको क्या कंसीडर करा जाता है, इनको मान लिया जाता है कि हाँ, मतलब आके क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार हैंड रेज करो कि ये जो गरिमा है और ये जो लक्ष्मी है, मतलब ये बरखा है, ये भी पार्टी कंसीडर किए जा सकते हैं। तो इन्होंने देखो थर्ड चीज एक्सप्लेनेशन वन कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ प्लेंटिफ हुज सूट हैज बीन डिसमिस्ड, ठीक है, एंड डिफेंडेंट अगेंस्ट whom a suit has been dismissed are parties to the suit, इन्हें parties to the suit कंसीडर किया जा सकता है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन, अगेन पारुल वर्सेस गरिमा, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पारुल की मोहन वर्सेस गरिमा, खुद को तो मैं दुख देती नहीं हूँ, कि मोहन वर्सेस गरिमा, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मोहन की प्रॉपर्टी बेची जाएगी, जजमेंडेटर है, मोहन की प्रॉपर्टी बेची जाएगी, जो भी पैसा होगा वो गरिमा को मिलेगा। किसको बेची जाएगी, मोहन की प्रॉपर्टी रोहन को बेची जाएगी। तो यदि डिग्री एग्जीक्यूट हो रही है तो कहने को तो पार्टीज मोहन वर्सेस गरिमा है, लेकिन रोहन को भी पार्टी कंसीडर किया जाए। हैंड रेज कर दो, समझ में आया कि रोहन को भी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में इफेक्टेड तो है भाई, सेल करने की बात है तो रोहन, भाई रोहन कहीं ना कहीं, आप ये बोला है कि मोहन की प्रॉपर्टी रोहन को बेची जाएगी, बाद में मोहन आके बोल दे, मोहन का बेटा आके बोल दे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये है फलाना है ढिमका है, तो रोहन को पार्टी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन डिटरमाइन कर सकती है, जितना भी टाइम, जैसे रोहन को कैसे प्रॉपर्टी को डिलीवर करना है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन भी क्या किया जा सकता है, ये कोड डिटरमाइन कर सकती है। तो क्या लिखा है, ऑल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द परचेजर एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल बी डीम्ड द क्वेश्चन, इन्हें क्वेश्चन माना जाता है ईडीएस से रिलेटेड। डिग्री के ईडीएस का क्वेश्चन ये भी है कि रोहन को प्रॉपर्टी कैसे डिलीवर करनी है। अगेन सेक्शन 37 कोड विच पास द डिग्री, किसने कहा, कोड तीन तरीके के कोड होते हैं। सेक्शन 39 ट्रांसफर ऑफ डिग्री, कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकती है। सेक्शन 42 क्वेश्चन टू बी, सेक्शन पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। सेक्शन 47 क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तो कौन कौन से क्वेश्चन डिटरमाइन कर सकती है, सारे क्वेश्चन डिटरमाइन कर सकती है ईडीएस, एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड किसी पार्टी और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। किन किन को पार्टी माना जाएगा, कोई भी, ये क्वेश्चन आपका कि कोई व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, ये क्वेश्चन डिटरमाइन किया जा सकता है। सेकंड कि कोई मान लीजिए किसी प्लेंटिव का सूट डिसमिस कर दिया था, डिफेंडेंट का सूट डिसमिस कर दिया था, तो उन्हें भी पार्टी कंसीडर किया जाएगा। कोई परचेजर है तो उसे भी पार्टी कंसीडर किया जाएगा, परचेजर को कैसे पोजीशन कर दिलवाना है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन का पार्ट माना जाता है। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, एक बार हैंड रेज कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में छोटा है लेकिन मेंस का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है। तो कभी भी आपसे आपके पास में आ जाए क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड, तो आप 47 के साथ में 42 भी लिखिए आना, कहीं ना कहीं पावर भी तो है,
पावर ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, तो ये भी आप लिख सकते हो। मतलब अपन 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आधे यही कंफ्यूज होते हैं कि सेक्शन 42 कितना सा है, 47 कितना सा है। दोनों को आप साथ में लिख सकते हो क्योंकि मोस्टली वही चीजें लिखी हुई है, पावर ही लिखी हुई है। क्वेश्चन डिटरमाइन करना भी तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की पावर है। मैं मानती हूँ समझ गए होंगे आप मेरी, मैं क्या भावना मेरी क्या है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की पावर ही तो है ना सेक्शन 47। तो आपके क्वेश्चन आया पावर ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, तो आप 42 तो लिख कर आओगे, 47 भी लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। 48 हटा दिया गया, 48 कुछ भी नहीं है। 49 ट्रांसफरी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देखो, ट्रांसफरी के पास में एक डिग्री, जो डिग्री का ट्रांसफरी है उसके पास में इक्विटीज होती है। मैं मानती हूँ इक्विटीज का मतलब आपको समझ में आता होगा। ठीक है, इक्विटीज का मतलब है दो चीजें, कि यदि उसकी जिम्मेदारी असेट है, जैसे मान लीजिए किसी डिग्री को ट्रांसफर किया गया है, तो ट्रांसफरी इक्विटीज है, ट्रांसफरी के पास में इक्विटीज है। ट्रांसफर ऐसे नहीं कि सारे अधिकार अधिकार ले लेगा, ट्रांसफरी लाइबिलिटी नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ट्रांसफरी के पास में इक्विटीज होती है कि जितनी उसके पास में उस डिग्री के साथ में जितने अधिकार जुड़े हुए हैं और जितनी लाइबिलिटीज जुड़ी हुई है, वो दोनों के लिए जिम्मेदार है, इसका बेनिफिट लेने के लिए और इसके लिए चुकाने के लिए। तो जो ट्रांसफर है डिग्री का, उसके पास में सेम सब मतलब इक्विटीज होती है, इक्विटीज होती है। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया। एलआर मीन्स का क्वेश्चन लो, व्हाट इज एलआर? सेक्शन 2 का सबसेक्शन 11, डी ज्यूरे डी फैक्टो नॉशनल, सबको मैं सब मानती हूँ। कभी भी आपके पास में एलआर का क्वेश्चन आएगा, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 11, 11 है नहीं 12, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 12, 11 तो शायद मीन प्रॉफिट है। ठीक है, सब सेक्शन 12 एलआर। एलआर 3 तरीके से दिया गया है, डी फैक्टो, डी ज्यूरे और नॉशनल। डी फैक्टो जो इंटरमिडल कर रहा है प्रॉपर्टी के साथ में, डी ज्यूरे जो लॉ की आइज में एलआर है, और नॉशनल, नॉशनल मतलब मानती हूँ मैं, समझ में आ गई, सभा है तो कोई भी एक व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है तो नॉशनल एलआर, तो एलआर सेक्शन 50 एलआर। देख, समझना चीज है, मतलब दो तरीके से बटा हुआ। एक है यहाँ पे मान लीजिए मोहन, ध्यान रखना ये मोहन है, मोहन वर्सेस सोहन, केस चल रहा था, सोहन मर गया, मतलब मान लीजिए मोहन मर गया, मोहन मर गया तो मतलब जजमेंट किसके अगेंस्ट प्रोनाउंस हुआ है? एलआर के अगेंस्ट। एक बार हैंड रेज कर दो। मतलब डिक्री पास होने से पहले एक बार अपन देख लेंगे दोनों में से, मतलब दो दो जगह दो चीजें, दो जगह दो चीजें हैं। पहली बात समझना कि मोहन वर्सेस सोहन है, हो सकता है मतलब दो चीजें, आप मैक्स टू मैक्स दो चीजें खिंच सकती है। मोहन वर्सेस सोहन में दो चीजें हो सकती है, केस मोहन के अगेंस्ट पास हुआ हो, जजमेंट मोहन के अगेंस्ट पास हुआ, उसके बाद ही मर गया, तो डिक्री किसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट होगी? एलआर के अगेंस्ट एग्जीक्यूट होगी, जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुआ। मैं मानती हूँ ये पहली लाइन समझ में आ गई, जजमेंट मोहन के अगेंस्ट प्रोनाउंस हुआ है लेकिन डिक्री किसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट हुई? एलआर के अगेंस्ट। डन, भावना में गरिमा में बरखा में। ठीक है, ये पहली लाइन। दूसरा, डिग्री पास होने से पहले ही मोहन मर गया, तो डिग्री किसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट हुई है? एलआर के अगेंस्ट। दोनों लाइन में मानती हूँ समझ में आए। पहले में डिग्री पास हुई है मोहन के अगेंस्ट और एग्जीक्यूट हुई है एलआर के अगेंस्ट, दूसरे में डिग्री ही एलआर के अगेंस्ट पास हुई है, क्योंकि केस जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले ही ये मोहन मर गया। ठीक है, मैं गरिमा मैम, दोनों चीजें समझ में आ गई। एक एक स्टेज पहली और एक स्टेज बाद है। सेक्शन में यही डिफरेंस है। अभी मुझे पता नहीं कि पहले सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में से कोई एक लिखा होगा। आ जाइए, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। देखो, एलआर, where a judgment debtor dies before the decree has been fully satisfied, the holder of the decree may apply to the court which passed it to execute the same against the LR of the deceased। मतलब डिक्री जजमेंट डेटर के अगेंस्ट पास हुई है, डिक्री मोहन के अगेंस्ट पास हुई है। इस लाइन में, इस लाइन में पहले मोहन जिंदा था, वो मर गया। ठीक है, डिग्री मोहन के अगेंस्ट पास हुई है और एग्जीक्यूट एलआर के अगेंस्ट हो रही है। तो इन्होंने क्या कहा
कि जजमेंट डेटर डाई हो जाता है डिक्री सेटिस्फाई होने से पहले। सेटिस्फाई मतलब एग्जीक्यूशन होने से पहले, मतलब डिग्री तो पास हो गई है लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुई है और जजमेंट डेटर मर जाता है। अब डिक्री होल्डर अप्लाई करेगा, जिसके फेवर में डिक्री पास हुई है वो अप्लाई करेगा कोर्ट को कि सर इसको एग्जीक्यूट करो एलआर के अगेंस्ट। एक बार हैंड रेस करो, याद कर लो यहाँ पे मोहन जिंदा था जब डिक्री पास हुई आपके, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। मोहन जिंदा था जब डिक्री पास हुई, डिग्री पास होने के बाद मोहन मर गया, तो मोहन के अगेंस्ट डिग्री पास हुई है, एग्जीक्यूट हो रही है एलआर के अगेंस्ट। यदि आपको सही लगे तो नोट्स में बेरेक में लिख लेना कि एलआर के अगेंस्ट पास हुई है। अब अब एलआर कितना जिम्मेदार है, समझ रहे हो मैंने क्या बोला कि मोहन को 50 लाख देने थे सोहन को, तो एलआर की जिम्मेदारी कितनी है, पूरे 50 लाख देगा या कितना देगा? तो एलआर उतना देगा जितने इसके हिस्से में आया है मोहन से। ठीक है, जितने इसके हिस्से, मान लीजिए इसके हिस्से में आया 40 लाख, तो 40 लाख के लिए ये जिम्मेदार है। 10 लाख का पता नहीं कौन देगा, मुझे नहीं दिमाग लगाना, लेकिन एलआर कितना देगा, ये 10 लाख रुपए, ये 40 लाख रुपए तक का देगा। अब मान लीजिए कि एलआर के हिस्से में कितना ही पैसा आया हमें नहीं पता, इसने 40 लाख का अकाउंटिंग दी। देखो कोर्ट तो इससे 50 लाख मांगेगा, कोर्ट इससे 50 लाख मांगेगा। ठीक है, यदि ये 50 लाख में से बोल देता है कि मेरे पास में 40 लाख ही आए हैं, 40 लाख ही आए हैं, दिखा देता है, पूरी बुक्स दिखा देता है, कोर्ट इससे 40 लाख ही ले सकता है, ज्यादा तो नहीं। लेकिन ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाता ही नहीं है, क्लीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखाता, तो ये पूरे के लिए जिम्मेदार होगा। इट इज अ कॉमन सेंस कि यदि आप दिखाना चाह रहे हो तो पूरी चीजें दिखाओ ना, पूरी चीजें दिखाओ कि मेरे मेरे पास में 50 लाख आए थे तो मैंने इतने यहाँ डिस्पोज करे, वहां डिस्पोज करे, ऐसा करा वैसा करा। यदि आप अकाउंटिंग नहीं दिखाओगे तो कोर्ट आपसे 50 लाख ही मांगेगा। तो आ जाइए, एलआर किसके लिए जिम्मेदार है? तो एक डिक्री एग्जीक्यूट हुई है, देखो एग्जीक्यूशन है, मैं बार बार बोल रही हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है, एक डिक्री पास हुई है जजमेंट डेटर के अगेंस्ट, लेकिन एग्जीक्यूट हुई है एलआर के अगेंस्ट। He shall be liable only to the extent of the property or disease which has come to his hands. वो उतना ही लाइबल है जितनी भी उसके हिस्से में आई है, हिस्से में आई है, और ड्यूली डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है। ठीक है, and for the purpose of ascertaining such liability, the court executing the decree, its own motion or on the application of decree holder, compel LR to produce such accounts as things with, वो LR को accounts लाने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया एलआर किसके लिए लाइबल है, तो इफ द डिक्री इज एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द एलआर विल बी लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच कम्स टू इन हिज हैंड, जितनी उसके हाथ में आई है, ना कि, और जो प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं होता। कोर्ट क्या कर सकता है, इट्स ऑन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर में आस्क द एलआर कि भाई अकाउंट्स प्रेजेंट करो, हैंड करो। ये मेंस का क्वेश्चन है आपका, दिख जाता है मेंस में, दिखता है कि एलआर किसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब आ जाइए, इसका सेम टू सेम आपको दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पे, इसलिए मैं बता, अब यहाँ पे डिक्री एलआर के अगेंस्ट एग्जीक्यूट हुई, 50 में डिक्री जजमेंट डेटर के अगेंस्ट एग्जीक्यूट हुई थी, एग्जीक्यूट क्या, पास हुई थी। यहाँ पे डिक्री पास ही किसके अगेंस्ट हुई है, एलआर के अगेंस्ट पास हुई है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे एलआर को जजमेंट डेटर बोलेंगे बार बार, ये क्यों बोलेंगे एलआर को, क्योंकि मरी मोहन बीच में ही मर गया, पहले ही मर गया। ठीक है, तो वेयर अ डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट अ पार्टी, where a decree is passed against a party as the LR of deceased person। देखो मैं बार बार ऐसी बात नहीं है, हैंडरेज इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक्शन 50 लिखना है कि 52 लिखना है। ठीक है, तो गरिमा मैम समझ में आया 50 और 52 में डिफरेंस, माइक ऑन यस करो। मैम। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्री पास हुई है एलआर के अगेंस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलआर जजमेंट, एंड द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ऑफ आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी। अपन ने ऊपर नहीं देखा ये शब्द, अपन ने ऊपर नहीं देखा ये शब्द कि सेल अटैचमेंट, अपन नीचे देख रहे हैं कि एग्जीक्यूट। देखिए यदि डिक्री जजमेंट ये एलआर के अगेंस्ट पास हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी से कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे, अटैच कर देंगे। एलआर नहीं, जितने जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी थी जो एलआर के पास आई थी, उस डिग्री को सेल कर देंगे और अटैच कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वही जजमेंट डेटर, अब ये एलआर है कि यदि कोई प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर के पोजीशन में नहीं है, एलआर के पोजीशन में नहीं है, और वो फेल हो जाता है कोर्ट को ये सेटिस्फाई करने में कि कितनी प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में आई थी, तो डिग्री
उस जजमेंट डेटर के अगेंस्ट वैसे ही पास होगी जैसे कि पर्सनली उसी के अगेंस्ट ये डिग्री पास हुई है। ठीक है, देखो पढ़ो, अब समझ में आएगा कि where such property remains in the possession of judge, no property remains in the possession of judgment debtor and he fails to satisfy the court that he has duly applied the property of disease as is proved come to in his possession, वो फेल हो जाता है कि मेरे पोजेशन में कितनी प्रॉपर्टी आई है। The decree may be executed against the judgment dated to the extent of the property in which he has failed to do so satisfy the court in the same manner as if the decree had been against him, मतलब passed against him personally। देखो, नहीं समझ में आया तो देखो, यह मोहन था, मर गया, जितनी प्रॉपर्टी देकर मर गया ना, उसकी प्रॉपर्टी को सेल और अटैचमेंट कर लेंगे, सेल अटैचमेंट कर लेंगे। ठीक है, अब मोहन मर गया और एलआर के अगेंस्ट डिग्री पास हो गई सेल, लेकिन ये बता ही नहीं पा रहा कि कितनी आई, कितनी डिस्पोज हुई, तो ये एलआर के, अब इस एलआर के अगेंस्ट मतलब ऐसे ही डिग्री एग्जीक्यूट करेंगे जैसे कि पर्सनली इसी की प्रॉपर्टी को सेल और अटैच करना है। एक बार हैंड रेस कर दो, समझ में आ जाना चाहिए। ऊपर सेल अटैचमेंट का प्रोविजन नहीं था, नीचे सेल और अटैचमेंट का प्रोविजन, सबसे पहले सेल और अटैचमेंट लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी जो हिंदू लॉ में, मुस्लिम लॉ में आई है लोगों के पास, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जितनी जितने जितने हिस्से में आई है ना, जैसे दादाजी का लोन किसी को चुकाना है, दादाजी की प्रॉपर्टी जितने जितने हिस्से में आई है उतने उतने प्रपोर्शन में चुका दी जाएगी। पार्टीशन में भी, सेपरेशन में भी मतलब वैसे ही चुका दी जाएगी, तो ये कोई पूछता नहीं, सेक्शन नंबर याद कर लेना इसके लिए। ठीक है, तो 50 एंड 52 कौन कौन से याद करें हमने? 37, 39, 42, 47, 50 और 52। 49 फ्री का क्वेश्चन है, इक्विटीज मिलती है उसको। ठीक है, एक लास्ट देख लेते हैं, एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन, प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन, प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन कैसे कैसे होगा? तो कैसे कैसे होगा आप खुद सोचो, सिविल का कोड है, यदि हम किताब भी नहीं देखें तो सिविल का कोर्ट एक डिग्री को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो क्या बोलेगा? सिविल का कोर्ट है तो ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते, यहाँ पे जेल वेल में नहीं डाला जाता इनिशियली। तो बोलेगा कि मान लीजिए कि पारुल वर्सेस गरिमा है, प्रॉपर्टी का केस था, तो कोर्ट सीधा बोलेगा कि पारुल के फेवर में डिग्री पास हो रही है, तो एग्जीक्यूशन में गरिमा को बोलेगा, गरिमा मैम पारुल को प्रॉपर्टी डिलीवर कर दो। सबसे पहला डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, सीधी बात, सबसे सिंपल प्रोसीजर होता है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा, नहीं कर रही है, कोर्ट ने बोला कि पारुल को 1 लाख दे दे, गरिमा नहीं दे रही है, तो इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा? अटैचमेंट, अटैचमेंट एंड सेल। आप ये देखोगे, एंड एक और चीज देखोगे, सेल विदाउट अटैचमेंट। दोनों मतलब समझ में आ गया? पहले लिखा है अटैचमेंट एंड सेल, और दूसरा इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किए बिना ही सेल कर देगा। एक बार हैंड रेस कर दो, याद रखना ये लाइन ऐसे पूछी जाती है। अब बेयर एक्ट देखोगे तो यही लिखा है अटैचमेंट एंड सेल, ओनली ओनली सेल, तो अटैच, सेल विदाउट अटैचमेंट। थर्ड, और क्या करेगा? नहीं सुन रही, मत सुने तो भाई, नहीं सुन रही जेल में डाल दो। सिविल प्रिजन, सिविल प्रिजन क्रिमिनल प्रिजन अलग होता है, सिविल प्रिजन में डाल देगा। और क्या कर सकते हैं? ये एग्जीक्यूशन मतलब लास्ट स्टेज आ गई है, बिल्कुल लास्ट स्टेज की, एग्जीक्यूट हो रहा है, अब तो एग्जीक्यूशन की स्टेज आ गई है, तो जेल में डाल देगा, अटैच कर देगा, अरेस्ट कर देगा, ठीक है, रिसीवर अपॉइंट कर देगा। यही करते हैं एग्जीक्यूशन में, रिसीवर अपॉइंट कर देगा और एनी अदर काम कर देगा। आ जाइए, यही कुछ लिखा हुआ है सेक्शन 51, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। मेन, ये सब मेंस के क्वेश्चन है, 36 से 74 में मैंने आपको बोला मोस्टली सबके सब उठ के आते हैं मेंस में। आ जाइए, पावर ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन, कोर्ट कैसे कैसे एनफोर्स कर सकते हैं? डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, सिंपल सा, अटैचमेंट एंड सेल, देखो लिखा है यहाँ पे अटैचमेंट एंड सेल, और बाय द सेल विदाउट द अटैचमेंट ऑफ द, देखो अगेन बेयर एक्ट पढ़ना एक आर्ट है, ठीक है, बेयर एक्ट पढ़ना एक आर्ट है, ऐसा नहीं है कि कठिन है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज कठिन, डायरेक्ट इंसान मोस्टली बच्चे यही करेंगे, अटैचमेंट एंड सेल। आगे की लाइन को कौन पढ़ेगा? ये भी तो है, और सेल विदाउट अटैचमेंट ये दूसरा काम भी कर सकता है। तीसरा, अरेस्ट डिटेंशन कर देगा, प्रिजन में डाल देगा,
जेल में डाल देगा। लेकिन सिविल में प्रिजन डिसाइड होता है, 6 वीक से ज्यादा जेल में डाल 6 महीने से या 3 महीने से ज्यादा जेल में नहीं डाला जाता, वो हम सब पढ़ लेंगे आगे। रिसीवर अपॉइंट कर देगा या कोई भी अदर मैनर जैसे कोर्ट को सही लगे वैसे क्या कर देगा, वैसा कर देगा। तो ये 5 चीजें हैं, रट लो इसको। क्या बोला मैंने, डिलीवरी कर देगा, अटैचमेंट विदाउट सेल कर देगा, ऐसे ब्ला ब्ला करके अरेस्ट कर देगा, रिसीवर अपॉइंट कर देगा और एनी अदर काम कर देगा। अब देखो कभी भी जब मनी डिक्री होती है ना, पेमेंट ऑफ मनी, ध्यान रखना पेमेंट ऑफ मनी डिक्री में कभी भी जेल में नहीं डाला जाता, कभी नहीं डाला जाता। सबसे जनरल है कि पेमेंट ऑफ मनी की डिग्री है तो जेल में नहीं डाला जाएगा, जनरल रूल है, क्योंकि सिविल है भाई, आप जेल में ऐसे नहीं डाल सकते कभी भी। ठीक है। तो लेकिन जजमेंट डेटर से पूछा जाएगा, यदि वो दे ही नहीं रहा, पैसे ही नहीं दे रहा, तो जजमेंट डेटर से पूछा जाएगा कि भाई बता तुझे जेल में क्यों नहीं डालना चाहिए। ठीक है। तो पहला पैराग्राफ देखो, रट लो इसको, कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ मनी एग्जीक्यूशन बाय डिटेंशन इन प्रिजन शैल नॉट बी ऑर्डर। ध्यान रख लो यहाँ पे वर्ड है शैल, कभी भी प्रिजन में डालने का ऑर्डर नहीं दिया जाता अनलेस अनलेस after giving the judgment date and an opportunity of showing cause why he should not be committed to the prison, the reason for the reason is recorded in writing is satisfied। मतलब कोर्ट कब उससे पूछेगा कि तुझे जेल में क्यों नहीं डालना चाहिए। जनरल रूल है कि जेल में नहीं डाला जाता पेमेंट ऑफ मनी एग्जीक्यूशन में, लेकिन ये 3 परिस्थिति नीचे दिखेगी और उसको बुला के पूछेगा कि ला बता, रीजन बता, शो कॉज बता कि तुझे जेल में क्यों नहीं डालना चाहिए। मुझे लगता है कि तुझे जेल में डाल देना चाहिए। तो पारुल बोलेगी कैसे कैसे डाल सकते हो, सेक्शन 51 में लिखा है कि मनी डिक्री में आप जेल में नहीं डाल सकते हो। लेकिन कोर्ट बोलेगा कि ये देख नीचे 3 रीजन, कोर्ट को लगता है कि जो जज मैंडेटर है ये भाग जाएगा, स्कॉन्ड कर जाएगा, एब्सकॉन्ड कर जाएगा। ठीक है। जैसे ही डिग्री पास होगी जुरिडिक्शन को छोड़ के भाग जाएगा, एब्सकॉन्ड कर जाएगा, लीव कर जाएगा। सूट इंस्टीट्यूशन करने के बाद में इस व्यक्ति ने क्या करी है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, डिसऑनेस्टली कंसील कर दिया है किसी प्रॉपर्टी का पार्ट। ठीक है। ऐसा बैड फेथ में कुछ काम कर दिया प्रॉपर्टी से रिलेटेड। शक्ल से दिख रहा है, शक्ल से ही दिख रही है ये बंदी फ्रॉड है। ठीक है। तो हम पागल हैं, हम समझदार नहीं है, हम लिखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है हम आपको जेल में डाल देंगे। रीजन रिकॉर्ड मतलब जेल में डायरेक्ट नहीं डालते, पूछा जाता है कि बता तू यहाँ से अब्सकॉन्ड करने वाली है, हमें ऐसा लगता है तू अब्सकॉन्ड करने वाली है, तूने ऐसे बैड फेथ में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी, प्रॉपर्टी छुपाई है, तो रीजन बता तुझे जेल में क्यों नहीं डालना चाहिए। तीसरा, जजमेंट डेटर के पास पैसे तो हैं, दिख रहा है जज मतलब दिख रहा है कि पारुल के पास पैसे तो हैं, लेकिन ये नेग्लेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, नेग्लेक्ट कर रही है। ठीक है। तो भी तो भी क्या कर सकते हैं उसको, तो भी पूछेंगे कि भाई बता तुझे जेल में क्यों नहीं बस दिख रहा है तेरे को कि साफ साफ तेरे पास में पैसे हैं और तू पैसे नहीं दे रही है, तो ला भाई जेल में जा, वो बता तुझे क्यों नहीं डालना चाहिए। और फोर्थ, कि जजमेंट डेटर फिजिशरी कैपेसिटी में, फिजिशरी कैपेसिटी जानते हो क्या होती है, वैश्विक संबंध। जैसे मान लीजिए कि मोहन एक माइनर है, इसके फादर के साथ में इसका फिशरी रिलेशन है, इसके पास में सब पैसा है, फादर के पास में पैसा है, लेकिन मोहन माइनर है, माइनर के पास में पैसा नहीं है। ठीक है। तो ऐसे थोड़ी बोलेगा इसका फादर कि मुझे क्यों जेल में डाल रहे हो, जब दिख रहा है कि भाई ये फिजुशरी रिलेशन में इसके पास तो पैसा है इसके पास नहीं है, तो कोर्ट नहीं दे रहा है तो ला भाई जेल में जा। मतलब रीजन पूछता है पहले। तो क्या बोला मैंने कि एग्जीक्यूशन कितने तरीके से होगा, तो 5 तरीके से दिखता है अपने। कभी भी मनी के लिए जेल में नहीं डाला जाएगा, लेकिन नीचे ये जो 4-5 चीजें देख रही है, कोर्ट रीजन रिकॉर्ड करके उस व्यक्ति को बुला के पूछेगा कि भाई तुझे जेल में क्यों नहीं डालना चाहिए। पहला, भागेगी, मतलब उसको लगता है कोर्ट को ये एब्सकॉन्ड है, लीव कर देगा। दूसरा, प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली कंसील कर रहा है, छुपा रहा है। तीसरा, कि क्या कर रहा है, पैसे तो हैं, नेग्लेक्ट कर रहा है जबरदस्ती जजमेंट डेटर मतलब क्रेडिटर्स को पे करने। चौथा, फिजिशरी कैपेसिटी में है। ऐसे कुछ करके 4-5 चीजें हैं, तो इसमें आके पूछ लेगा। तो मैं अगेन शेल है रूल, मनी डिग्री में जेल में नहीं डाला जाता, महिलाओं को तो बिल्कुल ही नहीं डाला जाता। महिलाओं को तो ये 4-5 स्थिति में नहीं डाला जाएगा, आगे आप देखोगे एक सेक्शन, महिलाओं को जेल में डाला ही नहीं जाता पेमेंट ऑफ मनी डिग्री में। ठीक है। और देखते हैं कुछ है क्या। 54 अपने हिस्से का है नहीं, इतना ही पढ़ते हैं, बाकी सब पढ़ लेंगे।
ठीक है, ये सब पढ़े हुए हैं आपने, यदि आपने सीआरपीसी पढ़ा होगा तो सब पता है आपको कि यदि महिला की यदि घर तोड़ के अंदर घुस रहा है, अरेस्ट करना है, महिला अंदर है तो इसको बाहर निकालेंगे, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे, गेट तोड़ के अंदर जा सकते हैं, ये सब चीजें लिखी हुई है इसके अंदर। ठीक है, बाकी इस सेक्शन को कंप्लीट करें। थैंक यू।